हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी सीआईबी की। तो इसी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एवीएम के यूनिट 7 और 8 का प्रैक्टिस सेशन। मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेशन कर रखे हैं, ये 5वां प्रैक्टिस सेशन है। आपने यदि उन प्रैक्टिस सेशन को नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। प्लीज़ गो थ्रू दोज थ्रू वीडियोस। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कीजिए, समझिए कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए आंसर, और फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने कितना स्कोर किया। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन भी एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है कि एस्टिमेट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है, आइए ऑप्शन को देखते हैं क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो इसका मतलब है कि ऐसे कैलकुलेशन या एस्टिमेट जो एग्जैक्ट नहीं है, बस एक आइडिया या क्लोज वैल्यू है बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो यह एस्टिमेट का परफेक्ट डेफिनेशन है, राइट। फिर कह रहा है प्रिसाइज कैलकुलेशन। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट या बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो एस्टिमेट कभी एग्जैक्ट नहीं होता, वो बस एक अंदाज़ा होता है या क्लोज आंसर देता है, तो ये नहीं होगा। अ सर्टेन कैलकुलेशन, तो सर्टेन यानी कि श्योर आंसर, श्योर आंसर जो हमेशा सेम रिजल्ट देगा, राइट। तो एस्टिमेट में सर्टेनिटी नहीं होती है कि वो बस ये अप्रॉक्सीमेशन होता है। और ऑप्शन डी का रहा है रैंडम कैलकुलेशन। देखिए, रैंडम कैलकुलेशन का मतलब है बिना किसी प्लानिंग के या बेसिस के कोई भी आंसर निकालना। ठीक है, मतलब हमने कोई प्लानिंग नहीं किया या बिना किसी बेसिस का आंसर निकालना। तो एस्टिमेट में लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि हमने बिना किसी बेसिक का, यहाँ पे लॉजिक जरूर होता है, राइट। तो वो रैंडम नहीं होता। ये जो रैंडम का रहा है ना, दिस रैंडम वर्ड इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ लॉजिक इन्वॉल्व, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। एस्टिमेशन बेसिकली एक ऐसा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है जो हमें अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक आइडिया देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने शॉपिंग की और आपको टोटल का अंदाज़ा लगाना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, बस एक गेस बेस्ड ऑन आइटम। तो वही चीज़ होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट या क्लोज कैलकुलेशन, सर्टेन नहीं होगा, एग्जैक्ट भी नहीं होगा, और रैंडम कैलकुलेशन ये नहीं होता है, राइट। बहुत ही सिंपल सवाल था, आप इसका आंसर ऑलरेडी जानते होंगे। आइए और भी टिपिकल, पहले लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए अगला सवाल है एस्टिमेटर क्या होता है। अभी हमने एस्टिमेशन की बात की, अब बात करते हैं हम लोग एस्टिमेटर की। व्हाट इज एस्टिमेटर, लेट्स डिस्कस। तो पहला ऑप्शन कर रहा है अ मेथड ऑफ मेकिंग अ प्रिसाइज कैलकुलेशन। अब बताइए क्या ये सही है। तो देखिए, यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एस्टिमेटर प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं होता। यह सिर्फ एक फंक्शन है जो हमें अननोन पैरामीटर का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पास पैरामीटर है ना, उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। फिर कह रहा है द पर्सन हु मेक्स एन एस्टिमेट, राइट। तो ये लगता है सही जवाब होगा, पर एक्चुअल एस्टिमेटर एक पर्सन नहीं होता जो अंदाज़ा लगाए। इसका मतलब और भी स्पेसिफिक है, जैसे एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन, राइट। फिर ऑप्शन सी कर रहा है कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पैरामीटर। यस, करेक्ट। देखिए, एस्टिमेटर बिल्कुल सही बात है। एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो हमें अननोन पैरामीटर, और अननोन पैरामीटर जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन हो गया, या मान लीजिए कोई प्रपोर्शन हो गया, राइट। तो अननोन पैरामीटर पॉपुलेशन प्रपोर्शन को एस्टिमेट करने में मदद करता है, सैम्पल डेटा पर बेस्ड होता है ये। ऑप्शन डी का रहा टूल यूज टू कैलकुलेट अ रैंडम नंबर। ये भी गलत है, क्योंकि एस्टिमेटर का रैंडम नंबर से कोई लेना देना होता ही नहीं है, यह बस एक अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करता है, तो ये नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, एस्टिमेटर क्या है, तो एक तरह का एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, राइट। तो एस्टिमेटर को समझिए कि एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। एस्टिमेटर का मतलब होता है एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करता है। पर्सन नहीं होता, यह एक फंक्शन होता है, तो कोई पर्सन नहीं होता, एस्टिमेटर कोई पर्सन नहीं होता, और सैम्पल डेटा पे बेस अननोन पैरामीटर का अंदाज़ा लगाना लगता है, एग्जैक्ट नहीं होता। मतलब सैम्पल डेटा पे, एग्जैक्ट हम लोग नहीं करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट। अब बताइए पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि एस्टिमेट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये जो ऑप्शन कह रहा है ना, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन पॉइंट एस्टिमेट सिर्फ सेंटर यानी मीन के लिए नहीं होता, या किसी भी सिंगल पैरामीटर के एस्टिमेट हो सकता है। ठीक है, इट कैन एस्टिमेट एनी सिंगल पैरामीटर। तो ऑप्शन बी कर रहा है कि एन एस्टिमेट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्प्रेड यानी डेटा के बीच का गैप या वेरिएबिलिटी। तो पॉइंट एस्टिमेट स्प्रेड को एस्टिमेट नहीं करता, या बस एक सिंगल पैरामीटर का एग्जैक्ट एस्टिमेट निकालने की कोशिश करता है। ऑप्शन सी कर रहा है एन एस्टिमेट ऑफ अ सिंगल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। क्या लगता है ये ऑप्शन आपको?
एन एस्टिमेट ऑफ द सिंगल वैल्यू, तो सिंगल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट एस्टिमेट एक सिंगल पैरामीटर का वैल्यू एस्टिमेट करता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपके पास जो सिंगल पैरामीटर है ना उसे एस्टिमेट करता है, राइट। और उसके बाद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप मीन ले लिए, आप प्रोपोर्शन ले लिए, राइट, तो या कोई और भी सिंगल स्टैटिस्टिकल पैरामीटर बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। ऑप्शन डी कह रहा है कि एस्टिमेट ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ये भी गलत है, क्योंकि रेंज का एस्टिमेट करने के लिए इंटरवल एस्टिमेट का कंसेप्ट आता है, पॉइंट एस्टिमेट नहीं। तो जब भी रेंज आएगा ना, रेंज के लिए क्या आएगा, इंटरवल एस्टिमेट का कंसेप्ट आएगा, पॉइंट एस्टिमेट नहीं आएगा। तो जब भी आपका एक पैरामीटर का सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करना है तो पॉइंट एस्टिमेट का आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट एस्टिमेट एक स्पेसिफिक वैल्यू का एस्टिमेट देता है बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। जैसे अगर हमने पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट चाहिए तो हम सैंपल मीन को एज अ पॉइंट एस्टिमेट ले सकते हैं। तो पॉइंट एस्टिमेट का मतलब आपको समझ में आया? पॉइंट एस्टिमेट का मतलब है एक सिंगल वैल्यू का एस्टिमेट, रेंज एस्टिमेट नहीं, यह सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया देता है। अब अगला सवाल है कि इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, व्हाट इज एन इंटरवल एस्टिमेट। तो देखिए ऑप्शन नहीं कर रहा है, एन एस्टिमेट ऑफ द सेंटर ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये ऑप्शन लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर यानी मीन का एस्टिमेट है, लेकिन इंटरवल एस्टिमेट सिर्फ सेंटर को नहीं बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यू को एस्टिमेट करता है। फिर बी कर रहा है स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्प्रेड यानी डेटा के बीच का गैप या वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है, डेटा गैप होता है या वेरिएबिलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी बात होती है इंटरवल एस्टिमेट की। तो इंटरवल एस्टिमेट स्प्रेड का मेजर नहीं करता, या बस एक रेंज बताता है जिससे हमारा पैरामीटर आ सकता है, राइट। तो एस्टिमेट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि एस्टिमेट ऑफ द सिंगल वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर। तो देखिए सिंगल वैल्यू का एस्टिमेट पॉइंट एस्टिमेट होता है, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, ना कि इंटरवल एस्टिमेट होता है। इंटरवल एस्टिमेट में हमें क्या मिलता है, एक रेंज मिलता है, राइट। और फिर ऑप्शन डी का एस्टिमेट ऑफ द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, यह सही जवाब है। इंटरवल एस्टिमेट जो है एक डेटा गैप, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ का एस्टिमेट होता है जो पैरामीटर की पॉसिबल वैल्यू को कवर करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो प्रोबेबिलिटी के साथ रेंज बताता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, सही जवाब है, राइट। तो हमें याद रखना है कि इंटरवल एस्टिमेट एक रेंज प्रोवाइड करता है जिसमें पैरामीटर के एक्चुअल वैल्यू आने के चांसेस होते हैं बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। और जैसे अगर हमें किसी पॉपुलेशन मीन का रेंज चाहिए तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज़ करके एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट का मतलब है एक रेंज ऑफ वैल्यू का एस्टिमेट जो पैरामीटर को कवर करे, नॉट अ सिंगल वैल्यू। जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिसमें हमारे पैरामीटर एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको उम्मीद है दोस्तों इंटरवल एस्टिमेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, फिर अब देखिए ये सब तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम लोग अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। पहला कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैरामीटर फॉल विद इन अ गिवन रेंज। तो यह थोड़ा क्लोज है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली अ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यह एक रेंज है जो बताता है कि पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू कितनी कॉन्फिडेंस के साथ उस रेंज में होगी। फिर कह रहा है बी की द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो यह सही नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के एग्जैक्ट इक्वल होने पर फोकस नहीं करता। इसका फोकस एक रेंज पर होता है। इसका फोकस कहाँ पे होता है, एक रेंज पर होता है जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर आ सकता है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो यह भी गलत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल सिर्फ सैंपल प्रोपोर्शन को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का इक्वल होने का क्लेम नहीं करता है। ऑप्शन डी कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैरामीटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। हाँ, यहाँ पे देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट, इसको एक मिनट पहले हम ऑप्शन ए को सीधा गलत नहीं कहेंगे, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, यहाँ का एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमारा देख सकते हैं ऑप्शन ए सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी दैट पैरामीटर फॉल विद इन अ गिवन रेंज ये हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है। तो एक रेंज होता है जो कि एक पॉइंट एस्टिमेट के इर्द गिर्द होता है, और हमें यह कहता है कि स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पैरामीटर उस रेंज में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल एक रेंज में मान लेता हूँ 45 से लेकर 55, इस रेंज के अंदर है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 45 से 55 है और 95% का मान लीजिए कॉन्फिडेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ, हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन जो है 45 से लेकर 55 के बीच में हो सकता है, और 95% कॉन्फिडेंस चांसेस है कि हाँ इसी के बीच में होगा। समझ में आया दोस्तों आपको ये चीज़। चलिए, तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को समझ लिया होता क्या है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एस्टिमेटर, इनमें से कौन सा एस्टिमेटर का बेस्ट एग्जांपल है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है सैम्पल मीन। सैम्पल मीन क्या लगता है, बिल्कुल सही बात है, सैम्पल मीन एक एस्टिमेटर है जो पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। तो सैम्पल मीन किसका एस्टिमेटर है, तो सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर है, राइट। तो बिल्कुल हमें हम क्या होता है, सैम्पल डेटा से मीन निकाल के उससे उसका यूज़ पॉपुलेशन मीन का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट देने के लिए करते हैं। मतलब सैम्पल मीन से हमने क्या निकाल लिया, सैम्पल मीन से हमने सैम्पल डेटा से हमने मीन निकाल लिया, सैम्पल डेटा का जो है मीन है वो हमने निकाल लिया, और फिर उस मीन से क्या करते हैं, पॉपुलेशन मीन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो ये एस्टिमेटर है। फिर कह रहा है पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन एक पैरामीटर होता है, क्या होता है, ये पैरामीटर होता है, एस्टिमेटर बिल्कुल नहीं होता है। एस्टिमेटर वो वैल्यू होती हैं जो सैम्पल डेटा पे बेस्ड होती हैं, और पॉपुलेशन के एक्चुअल पैरामीटर का अंदाज़ा लगता है। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन खुद एक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, लेकिन यह किसी पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेटर नहीं होता। फिर कह रहा है कि एस्टिमेटर वो होती हैं जो सैम्पल से डिराइव होती हैं और पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेशन देती हैं। फिर कह रहा है सैम्पल प्रपोर्शन। तो सैम्पल प्रपोर्शन भी एक एस्टिमेटर है, पर इस सवाल में सबसे क्लियर एग्जांपल सैम्पल मीन का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। लेकिन यदि दो पूछा जाए तो सैम्पल मीन भी है और सैम्पल प्रपोर्शन भी है, ये दोनों के दोनों हमारे एस्टिमेटर हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा, एस्टिमेटर वो स्टैटिस्टिक्स है जो किसी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेशन देने में हेल्प करता है, राइट। तो जैसे कि सैम्पल मीन हो गया, सैम्पल मीन का हम पॉपुलेशन मीन का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट देने के लिए यूज़ करते हैं। तो एस्टिमेटर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जो पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेशन प्रोवाइड करे, और इस क्वेश्चन में सैम्पल मीन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन। फिर पॉइंट एस्टिमेट हमने कवर किया है। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक इंटरवल एस्टिमेट है। तो इंटरवल एस्टिमेट कौन सा है, ऑब्वियसली जो हमारा सैम्पल मीन, पॉपुलेशन मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, ये कुछ सवाल देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं। तो देखिए सैम्पलिंग के कंसेप्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला ऑप्शन कह रहा है सिग्मा अपॉन रूट एन। अब देखिए सिग्मा अपॉन रूट एन बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन। अब सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और सिग्मा को सैम्पल साइज के, एन क्या है हमारा सैम्पल साइज। तो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग यदि सैम्पल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर हमें बताता है कि सैम्पल मीन कितना वेरी करेगा, और हम अगर हम मल्टीपल सैम्पल लिए तो अगर हम मल्टीपल सैम्पल लिए तो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर हमें बताता है कि सैम्पल मीन कितना वेरी करेगा। एक है हमारा सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एन माइनस वन का यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त होता है जब हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड एरर की। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो एन माइनस वन का यूज़ होगा। फिर कह रहा है एस अपॉन रूट एन, यह भी गलत है, एस सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के फॉर्मूला में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता है। तो ये जो एस का रहा है ना, एस क्या होता है हमारा, एस का यूज़ होता है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और एस अपन रूट माइनस वन ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के लिए हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन और एन माइनस वन की जरूरत होती ही नहीं है। हमें किसकी जरूरत होती है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये एस क्या है हमारा, एस है सैम्पल एस डी, यानी सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसकी जरूरत नहीं होती, हमें पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है। तो हमने क्या देखा कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और इसका कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। इसका मतलब अगर हमें अलग अलग सैंपल लिए तो उसके मीन्स में कितनी वेरिएशन होगी, ये हमें स्टैंडर्ड एरर बताता है। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला याद रहेगा, सिग्मा अपॉन रूट एन होता है। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है। आप एवीएम की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप कंफ्यूज हो कि इतना वॉल्यूमिनस सिलेबस है, 700 से 800 पेजेस हैं मैक्रोलियन बुक के, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हमें अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए, तो यदि आप इस कन्फ्यूजन में हैं तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में दोस्तों हर एक वो कंटेंट दी गई हैं, जैसे फॉर्मूला PDF दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे MCQs को देख सकते हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे अटेम्प्ट किया जाता है। आपके लिए क्विक रिवीजन PDF दिया हुआ है मॉड्यूल वाइज, जिसके माध्यम से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। मल्टीपल बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेस दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप यदि इन सभी चीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो हमारा कैप्सूल कोर्स सबसे बेस्ट होगा, और इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है आप मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे समझते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे।
कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन है कि हम लार्ज सैंपल इंटरवल को एस्टिमेट को यूज करें मीन के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। वी यूज अ लार्ज सैंपल इंटरवल एस्टिमेट फॉर द मीन। ठीक है, पहला कह रहा है कि सैंपल साइज इज लेस देन 30। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यह गलत है, क्योंकि लार्ज सैंपल इंटरवल एस्टिमेट तभी वैलिड होता है जब सैंपल साइज 30 या उससे ज़्यादा हो। तो लेस देन 30 नहीं होगा, मोर देन और इक्वल टू 30 होगा, राइट। तो अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो हम यूजुअली स्मॉल सैंपल टेक्निक का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो कर रहा है सैंपल साइज इज लेस देन 30, दिस इज रॉन्ग। फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। मतलब क्या हुआ? यह जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना या ना होना लार्ज सैंपल इंटरवल एस्टिमेट का कंडीशन नहीं है, यह सिर्फ सैंपल साइज पर डिपेंडेंट है, तो यह भी नहीं होगा। फिर कह रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज सैंपल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। लार्ज सैंपल के केस में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल हो जाती है ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। एक थ्योरम का नाम लिख रहा हूँ, क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो देखिए क्या कर रहा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज सैंपल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। जब हमारा सैंपल लार्ज है, यहाँ क्या लिखा है? लार्ज सैंपल इंटरवल एस्टिमेट फॉर द मीन। तो लार्ज सैंपल के केस में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल हो जाती है ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, चाहे पॉपुलेशन नॉर्मल हो या नहीं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन जो हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना, राइट, वो तो नॉर्मल हो जाएगा, सैंपल इंटरवल एस्टिमेट वाला। ऑप्शन डी कर रहा है कि द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। हाँ, ये ध्यान रखिए। देखिए जब सैंपल साइज 30 या उससे ज़्यादा होता है ना, तो हम लार्ज सैंपल इंटरवल एस्टिमेट टेक्निक यूज कर सकते हैं। यह कंडीशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से आती है, जो कहता है कि लार्ज सैंपल में सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जब भी हमारा लार्ज सैंपल एस्टिमेट होता है ना, लगभग 30 से ऊपर सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो याद रखिएगा, लार्ज सैंपल इंटरवल एस्टिमेट फॉर द मीन का यूज़ तब किया जाता है जब सैंपल साइज 30 या उससे ज़्यादा हो। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग लार्ज सैंपल साइज होने पर सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाता है, चाहे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक इसमें एक्सेप्शन भी है, कहाँ पे हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज करेंगे। अच्छा, अब एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब क्या लगता है ये ऑप्शन? ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि यह डेफिनेशन ज़्यादातर कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए यूज होती है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर के अराउंड एक रेंज बनाता है। मार्जिन ऑफ एरर कुछ और है। ये जो डेफिनेशन लिखा है ना, द रेंज ऑफ वैल्यू विद इन द ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर, तो ये किसके लिए होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए यूज होता है। ठीक है, जो और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको पता होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के इर्द गिर्द घूमता है, अराउंड रेंज बनाता है। ऑप्शन बी कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। यह भी गलत है। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है उसको हम बाइस या एरर और फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्या होगा? या तो बाइस होगा या ये एरर होगा, राइट। लेकिन मार्जिन ऑफ एरर टेक्निकली कुछ और होता है। फिर कह रहा है द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द सैंपल मीन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। यह भी थोड़ा गलत है, क्योंकि सैंपल मीन का एक्सपेक्टेड रेंज बताने के लिए भी हम इंटरवल एस्टिमेट या स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटरवल एस्टिमेट या स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं, राइट। लेकिन यह डायरेक्टली मार्जिन ऑफ एरर की डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है द अमाउंट बाय विच द सैंपल स्टैटिस्टिक्स में डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर। यह सही है। मार्जिन ऑफ एरर वो अमाउंट है जितना सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी आपको गलत क्या समझ में आया? अब देखिए सैंपल स्टैटिस्टिक्स की यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि सैंपल का मीन हो गया, सैंपल मीन एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स है। और पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करें, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन का मीन हो गया, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ एरर वो अमाउंट है जितना सैंपल स्टैटिस्टिक्स जैसे सैंपल मीन और पॉपुलेशन पैरामीटर जैसे कि पॉपुलेशन मीन से डिफर करता है। मार्जिन ऑफ एरर कॉन्फिडेंस लेवल और स्टैंडर्ड एरर के बेसिस पर डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी का सही याद रखिएगा। तो मार्जिन ऑफ एरर वो रेंज है जो बताता है जिसमें सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच का डिफरेंस हो सकता है। यह कॉन्फिडेंस लेवल और स्टैंडर्ड एरर पर डिपेंड करता है, जो हमारे एस्टिमेट की एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। तो ये हमने देखा, एक बार समराइज कर ले फैक्ट को, हमने जो पॉइंट कभी क्लियर किया। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच के डिफरेंस का रेंज। डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल और स्टैंडर्ड एरर पर। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और स्टैंडर्ड एरर होगा उतना ज़्यादा हमारा मार्जिन ऑफ एरर होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। हाँ, अब मार्जिन ऑफ एरर आपने जान लिया, तो आप जरा मार्जिन एरर निकाल के बताइए।
तो सवाल है कि मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा, तो इसके लिए आपको जेड टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। जेड टेबल में देखना पड़ेगा कि मार्जिन ऑफ एरर का कितना होगा। अब देखिए एक सवाल थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। हाँ ये देखिए, एक होम लोन कंपनी है, इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो होम लोन कंपनी ने 3000 अकाउंट में से रैंडमली 150 अकाउंट सर्वे किए। 3000 अकाउंट था, उसमें से 150 अकाउंट इन्होंने सर्वे किया और देखा कि 60% अकाउंट एक्सेलेंट स्टैंडिंग में है। देखा गया ना, 60% वेयर इन एक्सेलेंट स्टैंडिंग। अब सवाल है कि हमसे पूछा गया है कि 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा प्रपोर्शन के लिए जो एक्सेलेंट स्टैंडिंग में है। मतलब कि क्या हाँ, तो वो क्या होगा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस CI बताना है। CI मतलब कि रेंज बताना है, रेंज ऑफ वैल्यू बताना है, जिसके बीच जो है 95.5% प्रोबेबिलिटी है कि प्रपोर्शन इन एक्सेलेंट स्टैंडिंग। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है, यहाँ बताइए सैम्पल साइज़ क्या है। तो सैम्पल साइज़ यानी कि स्मॉल n, ठीक है। टोटल ट्रायल्स कितना हो रहा है, 150, वही होगा हमारा सैम्पल साइज, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब क्या हुआ, अब सक्सेस यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक्सेलेंट स्टैंडिंग, यही ना सक्सेस है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि 60% वेयर इन एक्सेलेंट स्टैंडिंग। तो P यानी कि स्मॉल p जिसको डिनोट करते हैं, तो स्मॉल p क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और ये कितना है यहाँ पे, ये इस केस में कितना है 0.60। आप देख सकते हैं 60% वेयर एंड एक्सेलेंट स्टैंडिंग, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, Q से डिनोट करते हैं। 1 - P आपको पता होगा, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। 1 - 0.6 यानी हो जाएगा 0.4। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया। तो अब इन वैल्यू का यूज़ करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब मीन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं है। आप पहले ये समझ में आना चाहिए आपको, राइट। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन निकाला जाता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n × P, राइट। तो हमारे केस में n है हमारा कितना, n है हमारा 150, स्मॉल सैम्पल साइज है 150, ठीक है। और P कितना है हमारा 0.6, तो कितना हो जाएगा, 150 को 0.6 गुना कीजिएगा तो 90 आ जाएगा, राइट। तो मीन निकल गया। अच्छा, आपने मीन निकाल लिया, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो इस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है n × P × Q। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P कैसे निकाला जाता है, Q कैसे निकाला जाता है, फिर n क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे n कितना है हमारा, n है हमारा 150, P कितना है 0.6, Q कितना है 0.4। इसको सॉल्व कीजिए तो अप्रॉक्सीमेट आपको 0.04 देगा, ठीक है। अब डायरेक्टली लास्टली आते हैं CI कैलकुलेशन पे। अब CI कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल का रहा है ना, तो 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम स्टैंडर्ड एरर को 2 से मल्टीप्लाई, जो हमने निकाला है वो कितना हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है। हमने सिग्मा एक्स बार निकाला है, सिग्मा एक्स बार यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना निकाला है 6 निकाला है, राइट। अब हमें स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एरर भी मिल चुका है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, स्टैंडर्ड एरर भी निकाला, ओके। और बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते ही हैं इस बात को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर को हम सिग्मा ई से डिनोट करते हैं, सिग्मा ई ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सिग्मा ई हमने निकाला, 6 निकला। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें निकालना है, CI निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला जानेंगे ना कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो मीन है, ठीक है, प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि सिग्मा ई कितना निकला है, स्टैंडर्ड एरर कितना निकला है, स्टैंडर्ड एरर निकला है हमारा 0.04, राइट। अब मीन कितना निकला है हमारा, मीन निकला है 90। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा मीन है, मीन कितना है हमारा, इस केस में मीन है 90, ठीक है। और प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है ना, दैट्स वाई, राइट। तो बेसिकली ये है हमारा 0.04 और मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, ओके। सो आप इस केस में हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो कितना होगा, 90 में से आप 0.08 माइनस कर दीजिए और 90 में से 0.08 प्लस कर दीजिए। तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 89.92 और 90.08,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 89.9 टू 90.08, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राइट। तो ये इस तरह से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सबसे पहले मीन निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एन इंटू पी होता है। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो कि होता है एन इंटू पी इंटू क्यू, और फिर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, इससे आपको स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एरर मिल गया, मीन पता है, और उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी वाइडेंड इफ़। तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरा होता है हमारा सैम्पल साइज, ठीक है। तो अब देखिए यदि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इफेक्ट करता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल यदि हाई होगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 99% है कॉन्फिडेंस लेवल, तो 99% है और एक तरफ मान लीजिए 95% है, तो 99% वाले केस में इसमें आपको वाइड इंटरवल चाहिए ताकि आप सर्टेनिटी को बढ़ा सकें कि पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ये मान लीजिए इंटरवल है, तो इन द केस ऑफ 99% केस इट रिक्वायर्स हायर कॉन्फिडेंस लेवल में आपको वाइड इंटरवल चाहिए, मतलब आपका इंटरवल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ताकि सर्टेनिटी को वाइडन कर सकें दैट द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाई विद इन द इंटरवल। और दूसरा चीज़ मैंने बताया था सैम्पल साइज़ पे डिपेंड करता है, ओके। तो सैम्पल साइज़ यानी कि आप देखिए एन, जिसको हम लोग स्मॉल एन कहते हैं, तो यदि सैम्पल साइज स्मॉल होगा, ठीक है, इफ़ सैम्पल साइज इज स्मॉलर, तो वो क्या करता है, आप सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। तो यदि एन स्मॉल होगा तो आपका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो स्मॉलर सैम्पल साइज इंक्रीज द स्टैंडर्ड एरर, जिससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड होगा। तो उसी तरह उसका अपोजिट क्या होता है, यदि हमारा एन स्मॉल है तो ऐसे ही बढ़ता है, और यदि एन लार्ज है तो हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे हमारा इंटरवल क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, राइट। तो अब जरा ऑप्शन को बेसिक तो समझ लिया हमने, ठीक है। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल, पहला क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, कॉन्फिडेंस इंटरवल कब वाइड होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीज एंड द सैम्पल साइज इज रिड्यूस। तो अब देखिए यदि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका इंटरवल वाइड हो जाता है। क्यों वाइड होता है, ताकि सर्टेनिटी बढ़ जाए। सर्टेनिटी बढ़ाने के लिए आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल वाइड हो जाता है, राइट। ऑप्शन बी कर रहा है रिड्यूसिंग द सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज यदि घटता है, हमने देखा है अभी, सैम्पल साइज यदि घटता है तो हमारा स्टैंडर्ड एरर बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों फैक्टर जो है वाइड इंटरवल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर बी कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इंक्रीज एंड सैम्पल साइज इज इंक्रीज। नहीं, सैम्पल साइज बढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल घटता है। सी कह रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल इज डिक्रीज। नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा, जैसे हमने बताया ना 99% वाले केस में आपके पास इंटरवल वाइड हो जाता है, ज़्यादा वो रेंज ये कर सकता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि क्यों ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीज एंड सैम्पल साइज इज रिड्यूस्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। द सैम्पल मीन इज द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सैम्पल मीन जो है एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, ये करेक्ट है, क्योंकि सैम्पल मीन हमारा एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार को कॉमनली हम लोग पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट यूज़ करते हैं, यानी म्यू का एस्टिमेट यूज़ करते हैं, एस्टिमेटर यूज़ करते हैं, राइट। तो हम यदि सैम्पल का एवरेज ले लें तो हमें एस्टिमेट मिलता है जो कि बताता है पॉपुलेशन मीन को, स्पेशली जब सैम्पल साइज लार्ज हो। ऑप्शन बी कहता है कि सैम्पल प्रपोर्शन कैन नॉट बी यूज एज एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन प्रपोर्शन। सैम्पल प्रपोर्शन को हम लोग एस्टिमेटर नहीं बना सकते पॉपुलेशन प्रपोर्शन का, ये गलत है, क्योंकि सैम्पल प्रपोर्शन एक्चुअली एक बहुत कॉमन एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का। जैसे मान लीजिए कि 40% ऑफ अ सैम्पल ऑफ पीपल सपोर्ट अ पार्टिकुलर पॉलिसी, 40% लोग जो है एक पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 40% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन में ऑल्सो सपोर्ट इट, राइट। तो 40% यदि एक लोगों का सैंपल है जो कि एक पार्टिकुलर पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इंटायर पॉपुलेशन का 40% भी उसे सपोर्ट करेगा, राइट। ऑप्शन सी कह रहा है कि सैंपल मीन कैन नॉट बी द एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन ए में पहले ही बता दिया है कि जो सैंपल मीन होता है उसको पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर मानते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है द सैंपल मीन कैन बी यूज एज एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वर्ड थोड़ा वर्डिंग पर ही है, ठीक है। सैम्पल प्रपोर्शन कर रहा है, यहाँ मीन कर रहा है, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि सैम्पल प्रपोर्शन जो है ना वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का एस्टिमेटर होगा, ना कि पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे हमने इसे कैलकुलेट किया, कैसे हमने इसको, क्यों ऑप्शन ए करेक्ट है, होपफुली आपको क्लियर हो गया। फ्यूल है ऑक्टेन ऑफ 90, तो यहाँ ऑक्टेन लिख दीजिए, यहाँ पे ऑक्टेन डाल दीजिए। ऑक्टेन कितना है, 90 है फ्यूल ए का, और बी का ऑक्टेन कितना है, ऑक्टेन कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट भी दिया हुआ है, कॉस्ट कितना दिया हुआ है फ्यूल ए, 20 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। और बी के बारे में क्या दिया हुआ है, बी का ऑक्टेन 75 है, कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है दोस्तों, बी का कॉस्ट है 30.3 पर लीटर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये तो ठीक है, आपके पास ए का दोस्तों ये जो देखिए, ये जो 2000 और 4000 दिया हुआ है ना, ठीक है, ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और ऑक्टेन रेटिंग कर रहा है कि मिक्स फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग 80 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मिक्स फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग कैसे निकालिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल ऑक्टेन वेटेड प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पेक्टिव वॉल्यूम। तो आप मान लीजिए कि अच्छा 3000 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए कि ए का जो वॉल्यूम है, देखिए ये जो वॉल्यूम है ना 4000 लीटर, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है, राइट। आप मान लीजिए कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है ए का वो है स्मॉल ए, और कैपिटल बी स्मॉल बी है बी का एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, आपका ये तो आप पहले कंस्टेंट बताते हैं, तो कंस्टेंट पहला क्या है कि ए का वैल्यू जो है वो 4000 से कम होगा, बी का जो वैल्यू है वो 2000 से कम होगा। फिर दोस्तों ये कंस्टेंट आपको दिया हुआ है कि आपका जो है इट नीड नोट लेस दैन 3000, अच्छा ये तो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद अच्छा देखा हुआ है कि नीड नोट लेस दैन 3000 लीटर नॉट टू रन इट फ्लीट, तो 3000 लीटर चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ए प्लस बी जो होगा मिक्सिंग का है ना, ए प्लस बी जो होगा वो आपका 3000 से कम होगा, ठीक है। 3000 तक चाहिए एटलीस्ट लिखा हुआ है, नो लेस देन मतलब इससे ज़्यादा चाहिए, सॉरी लेस देन नहीं, गलती मैं कर रहा हूँ, ग्रेटर देन होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि 3000 कम से कम चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ए और बी का जो वॉल्यूम होगा वो 3000 से ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, उसके बाद कर रहा है कि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी आपने देखा है 4000 लीटर, इट हैज़ मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है वो 4000 से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 4000 का है। फिर दिया हुआ है दोस्तों कि मिक्स फ्यूल ऑक्टेन रेटिंग दिया हुआ है 80 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑक्टेन रेटिंग मिक्स फ्यूल का कैसे निकालिएगा वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ बताता हूँ। देखिए वेटेड एवरेज निकालना है ना, तो ए का ऑक्टेन रेटिंग कितना है, ए का ऑक्टेन रेटिंग है 90, तो 90 को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 75 को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के वॉल्यूम से, और ए प्लस बी कर दीजिए। ये हमारा ये जो है कम से कम 80 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी शुड नॉट लेस देन 80, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 80, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कंस्टेंट इक्वेशन निकाल लिया, ये हमारा कंस्टेंट इक्वेशन है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमें कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। हमें कॉस्ट को क्या करना है दोस्तों, मिनिमाइज करना है। तो दोस्तों फेल ए का कॉस्ट कितना है, तो हमने लिखा है ना, तो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ लिखता हूँ, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है ना। अब देखिए 1 लीटर ए का दाम है 20 रुपया, है ना, और टोटल लीटर कितना है ए, तो 20 ए हो जाएगा, राइट। इट विल बी 20 टाइम्स ए, तो इसको मैं टोटल ए का जो कॉस्ट है वो कितना है 20 ए। और दोस्तों यदि बी का हम बात करें तो बी का 1 लीटर का दाम है 13.33 और टोटल वॉल्यूम है हमारा स्मॉल बी, तो बी का जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 13.33 बी। ये हमें टोटल कॉस्ट मिल गया। इससे ही क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, और यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज 20 ए प्लस 13.33 बी, यही है ना, देख लीजिए। यस ये करेक्ट है हमारा, ये करा है 13 है, ये गलत है। वन ऑफ द कांस्टेंट इक्वेशन इज 2a लेस देन b। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा। इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 90a प्लस 75b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80a प्लस 80b। इसको इधर ले लीजिएगा तो हो जाएगा 10a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5b। यहाँ हो जाएगा 2a लेस देन इक्वल टू b। तो ये कांस्टेंट इक्वेशन है, 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। ये सही है स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी सही है। और डी में कर रहा है 3000, हाँ ये भी सही है, ठीक है ना। तो ए और डी यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही है। सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि 2a कर रहा है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ हमारा जो आ रहा है 2a ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ रहा है। तो ऑप्शन सी गलत है और डी ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। तो दोस्तों आपको कंस्टेंट इक्वेशन लिखना आना चाहिए किसी भी प्रोसेस का। मैंने आपको समझा दिया कैसे कंस्टेंट इक्वेशन लिखना है। 3000 से ज़्यादा होगा, 4000 से कम होगा, और ऐसे टेबल बनाकर आप कंस्टेंट इक्वेशन भी लिख सकते हैं और आपको सही आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कॉन्सोल बॉन्ड के बारे में कहा गया है। तो कॉन्सोल बॉन्ड में देखिए दोस्तों एन आपका इन्फिनिटी होता है, तो उसमें जो आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है वो A/R होता है, सिंपल सा रूल है। तो दोस्तों यहाँ पे A आपको कितना दे रखा है, एन्यूटी वैल्यू, A एन्यूटी होता है ना, ठीक है। तो दोस्तों A सो लेट अस कंटिन्यू आवर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंस्टेंट इक्वेशन, आपके सामने कंस्टेंट इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 24, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर रहा है कि आपको मैक्सिमाइज करना है f इज इक्वल टू एक्स वाई टू प्लस वाई को। तो आपको बताना है कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यू हैव टू टेल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों इसमें जो है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का आप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए। तो आइए जरा उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, उस मेथड से सॉल्व करते हैं। आप क्या कीजिए कि इन तीनों का दोस्तों, इन तीनों में वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक है। तो आप ग्राफिकली इन तीनों को प्लॉट कीजिए। देखिए दोस्तों मैं इसका ग्राफिकली प्लॉट करके आपको बताता हूँ। तो यदि मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, यहाँ समझाता हूँ दोस्तों क्या है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप इक्वल टू में बदल दीजिए, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो x को 0 पुट कर दीजिए तो y आ जाएगा 15, y को 0 पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा 3। तो दोस्तों इसको ग्राफ प्लॉट करना काफ़ी आसान है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो जब x 0 है तो y 15 है, मतलब x 0 यानी यहाँ पे 15 पे टच करेगा, और जब y 0 है तो x 3 है, मतलब यहाँ टच करेगा। तो उसका जो लीनियर ग्राफ होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा, इसको मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। अच्छा अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है आपको लेस देन इक्वल टू का सारा सिंबल है ना, तो x की जगह 0 पुट कीजिए, y की जगह 0 पुट कीजिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, इनइक्वालिटी का जो रीजन है वो इधर का रीजन है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा इनइक्वालिटी है वो है 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 24। तो इसको पहले इक्वालिटी में बदल लीजिए आप, तो क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे x 0 पुट कीजिए तो y आ जाएगा 25/4 यानी 4.8, y 0 पुट कीजिए तो x आ जाएगा दोस्तों आपका 12। तो जरा इसको भी प्लॉट करते हैं, x 0 तो y 4.8 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है 4.8, और y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 12 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यदि आप इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कर्व आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कर्व आएगा, और यहाँ भी देखिए यदि आप 0 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो रीजन हमें लेना है वो ये वाला रीजन लेना है। और थर्ड जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ मैं कर देता हूँ x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 7। तो x 0 पुट कीजिए तो y आ जाएगा 7, y 0 पुट कीजिए तो x आ जाएगा 7, ठीक है। मतलब 7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं तीसरा कलम से इसे दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ भी आपका क्या है 7 है, तो यहाँ से आप लीनियर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसा कुछ, ठीक है। ये कुछ ऐसा लीनियर लाइन, तो ये भी जो है दोस्तों इसके नीचे का होगा, ये भी क्या होगा इसके नीचे का होगा। तो दोस्तों अब आपको कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है, जो आपको देखिए जो सबसे नीचे है, तो ये वाला कॉमन रीजन है ना, जिसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जहाँ कॉर्नर पॉइंट को देखिए, ये O है, ये A है, ये B है, ये C, और देखिए और कहीं कॉर्नर आपको दिख रहा है क्या, ये जहाँ इंसर्ट किया वो, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा C, तो OABC। तो आपको क्या करना है कि O सबका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ दोस्तों, ये तो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट मी इरेज इट, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और फिर मैं आपको कॉर्नर पॉइंट से समझाता हूँ कि कॉर्नर पॉइंट से आप कैसे मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है हमारा, जैसा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। So please give me some time. So I'm erasing all this thing and let me write down the value of the coordinate of the corner point. So corner point we have is, तो पहला coordinate है 0, इसको मैं थोड़ा सही से यूज करता हूँ, ओके फाइन। So the first corner point we have is 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक 0 है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इस पे जो है हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है दोस्तों x/2 प्लस वाई, ठीक है। फंक्शन क्या है दोस्तों x डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई। तो यदि हम यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो f कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर a को जरा देखिए, a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट है 3,0। तो 3,0 में यदि पुट करेंगे तो हो जाएगा 3y2 प्लस 0, यानी f का वैल्यू आ जाएगा 1.5, ठीक है। फिर b का कोऑर्डिनेट जरा निकालते हैं। तो b किसका किसका इंटरसेक्शन है, तो b इंटरसेक्शन है दोस्तों पहले दो लाइन का, देख सकते हैं आप। b जो है इंटरसेक्शन है एक x प्लस वाई इजिकल नहीं, b किसका किसका इंटरसेक्शन है देखिए आप, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू लाइन, दैट इज 3x प्लस वाई। देखिए 3x प्लस वाई इजिकल टू 15, और दोस्तों 2x प्लस 5y
इज इक्वल टू 24। इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके हमें पॉइंट बी मिल रहा है। तो जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा बताइए? तो हो जाएगा 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 75, और नीचे कितना है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 24। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो 13x आपका 51 आ रहा है, तो x हो जाएगा 51/13। तो 13 को आप यदि चेक करेंगे तो 13 आई थिंक 52, राइट, आपका 52 आता। तो 13 4 टाइम्स 52 होता है। तो मान लीजिए 4 के अप्रॉक्स है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 मान लीजिए, ठीक है। तो 4 आपको मिला, और यदि आप x का वैल्यू 4 मिला तो y कितना हो जाएगा? तो y हो जाएगा y कितना हो जाएगा? 15 माइनस 12 यानी 3। तो 4,3 आ रहा है, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है b का 4,3, अप्रॉक्स मैं निकाल रहा हूँ। तो 4,3 पे यदि आप इसको पुट करें तो 4/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 आ जाएगा। और एक पॉइंट आपका c है, तो ज़रा c पे निकाल लीजिए। c का कोऑर्डिनेट है 0 4.8, ठीक है। तो 0 4 पे निकालेगा तो ये 4.8 मिल जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जो है वो आप कहाँ मिल रहा है? b पे मिल रहा है ना, लेकिन ये एग्जैक्ट 5 नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 4 जो है 4 से कम आया है। आपने देखा था ना कि जो मेरा वैल्यू आ रहा था वो 3.9 समथिंग आ रहा था, है ना। अब मैंने अप्रॉक्स 4 लिया है तो एग्जैक्ट 4 नहीं आया है, तो 3.9 यदि लेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगा ना 5 से। तो कम वाला वैल्यू कौन सा है? बी नंबर है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी समथिंग लेस देन 5, ओके, समथिंग लेस देन 5, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4/2 प्लस 3 आ रहा है। और दोस्तों एक चीज़ देखिए, नहीं यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। इसको मैं अप्रॉक्स के में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ दोस्तों। अप्रॉक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि y और x निकालने में। तो देखिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? x का वैल्यू आएगा आपका 51/13। तो 51/13 का यदि आप वैल्यू निकालेंगे, मैं इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि हमारा एग्जैक्ट आ जाए। तो 51 देखिए 51/13, तो इसको आप कीजिएगा तो 3.92 आएगा। क्या आएगा? 3.92, ठीक है। 3.92 आपने निकाला, ठीक है। तो ये आपका x निकला। y निकालने के लिए क्या कीजिएगा? तो y निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे बताइए? तो किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y भी आ जाएगा आपका, है ना। ये तो लॉजिक है। तो दोस्तों किस में पुट करते हैं? तो हम जरा इसमें पुट कर देते हैं। तो x की जगह लिख देते हैं 3.92 और प्लस y इज इक्वल टू 15। तो y कितना हो जाएगा? 15 माइनस से इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 11.76, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा -3.23, राइट। कितना मिलेगा? 3.23 मिलेगा। तो y मिला 3.23, x मिला 3.92, ठीक है। आप जरा पुट कर दीजिए इसमें f वाले फंक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। x कितना मिला दोस्तों आपको? लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि देखिए अप्रॉक्सीमेशन से गलती आने की संभावनाएं हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट कितना मिला है? कोऑर्डिनेट मिला है x का मिला है दोस्तों 3.92 और y का मिला है 3.23, ठीक है। तो जरा लिख देते हैं 3.92 3.23, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.92 3.23। तो ये कितना हो जाएगा? तो f का वैल्यू 3.92 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.23। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, दोस्तों 3.92 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका 3.92 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.96, और उसमें आप दोस्तों 3.23 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5.19। कितना मिला? 5.19। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.35, ठीक है, अप्रॉक्स। समझ में ऐसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, सबसे आसान मेथड है, जल्दी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है और फिर पुट करके देखना है किसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लेक्स टेबल से रिलेटेड है। क्या कर रहा है कि ये आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। एक कंपनी है जो कि क्रिकेट बैट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और चेस सेट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। प्रत्येक क्रिकेट बैट का प्रॉफिट 2 रुपया है और प्रत्येक चेस सेट का प्रॉफिट 4 रुपया है। अब देखिए वर्कशॉप 1 में कितना अवेलेबल है पर डे 120, वर्कशॉप 2 में 72 और वर्कशॉप 3 में 10। क्रिकेट बैट कितना है? 4, चेस सेट कितना है? 6, क्रिकेट बैट 2, 6 और ये 0, 1। तो इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला टेबल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। यहाँ देखिए बेसिक वेरिएबल है ZMNP, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं Z1, यहाँ पे है -2, -4, 0, 0, 0। ये आपका सिंप्लेक्स टेबल है, ठीक है, पहला टेबल बना।
अब दोस्तों इस टेबल के बेसिस पे आपको बताना है कौन सा एंट्रिंग वेरिएबल है, कौन सा लिविंग वेरिएबल है, कौन सा पाइवट एंट्री है। ठीक है, तो आपको जरा इस टेबल को मैं थोड़ा सा लार्ज व्यू में मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा आपका कौन सा वेरिएबल है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ZJ का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर CJ का कॉलम बनाना पड़ेगा, और फिर एक कॉलम एक रो बनाना पड़ेगा CJ माइनस ZJ का। तो सबसे नेगेटिव होगा वही आपका ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना ये बनाना पड़ेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद दोस्तों आपको पाइवट एंट्री देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ बना सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमाइज़ क्या करना है, देखिए आपको मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को। ठीक है, प्रॉफिट है 2 रुपया का प्रत्येक क्रिकेट बैट पे, और 4 रुपया का प्रॉफिट है चेस सेट पे। ठीक है, तो आपका देखिए मान लीजिए कि X क्रिकेट बैट आपने बनाया तो 2A 2C हो जाएगा, और चेस सेट आपने बनाया मान लीजिए 2A हो जाएगा दोस्तों, और 4B हो जाएगा। तो इसको आपको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, तो ZJ जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे ZJ दिया हुआ है, ये देखिए ZJ दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ZJ कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, 0 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद इसके लिए निकालिए 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके, तो ZJ का कॉलम मिलेगा। CJ इसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो Z का कोएफिशिएंट, B का कोएफिशिएंट, C का कोएफिशिएंट, M का कोएफिशिएंट, ये सब आप देख लीजिए कितना है। ठीक है, और फिर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड में केवल गेन होता है प्राइस में, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई गेन नहीं होता है। जीरो कूपन बॉन्ड का फ्यूचर वैल्यू 1000 होता है और मैच्योर कर रहा है 2 साल में। तो और दोस्तों उसको करेंटली यदि परचेज करेंगे 925 में, तो करंट यील्ड होगा 2.98। ठीक है, तो ये सब सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली बात कि जीरो कूपन बॉन्ड में गेन होता है केवल प्राइस में, क्योंकि कूपन अमाउंट तो आपको मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है गेन नहीं होता है, गेन होता है, केवल प्राइस में गेन होगा। ठीक है, अब दोस्तों जीरो कूपन बॉन्ड का करंट यील्ड आपको निकालना है, तो करंट यील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ करंट यील्ड एंड देन यू कैन आंसर इट। जीरो कूपन बॉन्ड का फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखा है 1000 और मैच्योर कर रहा है 2 ईयर में, तो उसको किस रेट में परचेज करेंगे ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपको जीरो कूपन बॉन्ड का जो वैल्यू मिलेगा वो 1000 मिलेगा, और 2 साल में मैच्योर कर रहा है, मतलब 2 साल का आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको 925 ये दिया हुआ है वैल्यू, तो आर पूछ रहा है, आर कितना होगा, करंट यील्ड कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, तो 925 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वही आपका करंट यील्ड हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी योर करंट यील्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग अ सिंपलेक्स टेबल वी नो दैट वी हैव रीच्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हाँ, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब समझेंगे आप, कि CJ माइनस ZJ रो के पास कैसा नंबर हो। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर है कि CJ माइनस ZJ, देखिए हम लोगों ने मैक्सिमाइजेशन देखा था ना, कि मैक्सिमाइजेशन में जो नेगेटिव नंबर आता है उसको फिर से लेते हैं, राइट। मिनिमाइजेशन में उसका उल्टा होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको लेते हैं। तो मतलब कि आप कैसे समझेंगे कि देखिए हमने जो देखा था वो था ZJ माइनस CJ वाला, यहाँ पे है CJ माइनस ZJ, और अपोजिट है। तो दोस्तों क्या है कि CJ माइनस ZJ वाला जो रो है, आप जो CJ माइनस ZJ का रो निकालते हैं उसमें यदि कोई नेगेटिव नंबर नहीं दिखे आपको, तो आप समझ जाइए कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच हो गया है, राइट। नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, समझे। तो यदि नेगेटिव नंबर है इसका मतलब कि अभी आपको अगला इटरेशन करना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो आपको समझिए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप पहुँच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एक बॉन्ड है जिसको इशू किया गया है 10 साल के लिए, 12% कूपन है, और फेस वैल्यू दे रखा है 1000, और बॉन्ड का एनुअल कूपन पेमेंट है, बॉन्ड ट्रेड कर रहा है इतना पे, तो बॉन्ड का YTM क्या होगा। तो दोस्तों YTM का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू A प्लस P अपॉन N डिवाइडेड बाई A प्लस P अपॉन 2 इंटू 100। तो यहाँ पे C 120 है, A आपका क्या है, एन्युटी, ये आपका क्या एन्युटी अमाउंट है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड है 1000। ठीक है, उसके बाद दोस्तों P कितना है, तो P है आपका ट्रेडिंग वैल्यू 967.25। ठीक है, तो A आपको दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और दोस्तों उसके बाद आपका N दिया हुआ है 10। N दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 10 साल के लिए इशू हुआ है, N आपका 10 हो जाएगा। तो YTM का ये फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है YTM का। ठीक है, C इंटू A प्लस P अपॉन N, ठीक है, अपॉन A प्लस P, ये देखिए मीन है, ठीक है, और इंटू 100। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, कैलकुलेशन के बाद आपको 12% मिलेगा। C क्या है, C आपका दोस्तों क्या है, देखिए C आपका कूपन अमाउंट है, तो आपका 1000 फेस वैल्यू है, उस पर 12% निकालिएगा तो कूपन अमाउंट 120 मिलेगा ना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा YTM का। ठीक है, N यहाँ पे क्या है दोस्तों,
एन है आपका, इसको पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि परसेंटेज में निकाल सके। 100 से मल्टीप्लाई करने का ये रीज़न है परसेंटेज में निकालना, तो तभी हम लोग 12% आएगा ना। परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C इंटू ए प्लस पी अपॉन एन अपॉन ए प्लस पी अपॉन 2, इससे YTM आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों ये जो केस स्टडी आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है, इसमें कह रहा है कि डाइटिशियन ऑफ द हॉस्पिटल इज आस्क्ड टू प्रिपेयर फूड विच विल हैव लो कॉस्ट बट एट द सेम टाइम प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नरिशमेंट। द डाइट शुड हैव बिटवीन इतना कैलोरी, नो मोर देन 1400 कैलोरी कैन बी स्टार्च, नो लेस देन इतना कैन बी ऑफ प्रोटीन। द वेरी डाइट विल मेड अप टू फूड A and B, फूड एयर कैलोरी ऑफ स्टार्च इतना, कैलोरी ऑफ कॉस्ट इतना, फूड बी कैलोरी ऑफ इतना, इतना कैलोरी कॉस्ट इतना। अब दोस्तों इसमें कांस्टेंट इक्वेशन आपको बताना है, तो यहाँ यही कांस्टेंट इक्वेशन लिख दीजिए ना, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो है पर केजी है ना, तो ए का मान लीजिए A kg है और बी का मान लीजिए स्मॉल b kg है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि कैलोरी के टर्म में कह रहा है, ठीक है। अच्छा, कैलोरी ऑफ स्टार्च एंड 400 कैलोरी ऑफ प्रोटीन एंड इट कॉस्ट 150 रुपीज़ पर केजी, कॉस्ट रुपीज़ 30 रुपीज़ पर केजी। अब कह रहा है वी शुड नॉट गिव मोर देन 1 kg ऑफ A to anyone। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों द डाइट शुड हैव 1800 to 3600 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। अब कैलोरी जो कर रहा है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अच्छा प्रोटीन का, स्टार्च का 200 कैलोरी दिया हुआ है, प्रोटीन का आपको कितना कैलोरी दिया हुआ है दोस्तों, प्रोटीन का आपको दिया हुआ है, प्रोटीन का 400 कैलोरी दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 150 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मिनिमाइज आप क्या करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है क्या आप इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो दिया नहीं है। नो मोर देन 1400 कैलोरी कैन बी स्टार्च, नो लेस देन 1400 कैलोरी ऑफ प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन ये जो कैलोरी है, कैलोरी पर केजी होगा तब हिसाब से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 200 कैलोरी है 1 केजी फूड ए में, ठीक है। तो हमारे पास 200 कैलोरी एक केजी में है और हमारे पास 1 केजी है, तो कितना हो जाएगा, 200 टाइम्स ए हो जाएगा ना, 200 टाइम्स ए। उसके बाद दोस्तों 400 कैलोरी प्रोटीन है 1 केजी में और हमारे पास 1 केजी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 400 टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। इस कैलोरी ऑफ प्रोटीन कर रहा है ना, ठीक है, 400 टाइम्स से हो जाएगा। और बी में आ जाइए तो 700 कैलोरी स्टार्च है एक में, तो 700 बी हो जाएगा 1 केजी में, प्लस 100 टाइम्स बी हो जाएगा, प्लस आपका कितना है 100 टाइम्स एक और 100 टाइम्स बी हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि फूड बी में इतना कैलोरी रिक्वायरमेंट, ये कितना कैलोरी है, यानी ये हो जाएगा 600 टाइम्स से और ये हो जाएगा दोस्तों 7 1 8 8 1 9 900 टाइम्स बी। अब दोस्तों देखिए क्या कर रहा है कि डाइट शुड है बिटवीन इतना टू इतना कैलोरी, तो ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये कैलोरी का ही तो अमाउंट है। तो टोटल डाइट का कैलोरी जो है वो इतना से इतना तक होना चाहिए। मतलब क्या है कि 600 ए प्लस 900 बी जो है वो मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और स्टार्च जो है वो 1400 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो स्टार्च देखिए यहाँ पे 200 कैलोरी है, यहाँ पे 700 कैलोरी है, तो ये आपका क्या यहाँ से क्या बनेगा कि देखिए 200 टाइम्स ए प्लस 700 टाइम्स बी शुड बी लेस देन नो मोर देन इतना, तो यहाँ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1400। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, ए प्लस 7b शुड बी लेस देन इक्वल टू, देखिए ना 200 से कैंसिल नहीं 1 मिनट रुकिए, यस 100 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 14। एक इक्वेशन बना ए प्लस 7b लेस देन इक्वल टू 14, जरा मिलाइए तो ए प्लस 7b लेस देन इक्वल टू 14 है क्या, ए प्लस 7b लेस देन 2a प्लस 7b है या 7a प्लस 2b है, चलिए देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अच्छा यहाँ 2a होगा, सॉरी 2a प्लस 7b होगा, सही है, 2a प्लस 7b लेस देन इक्वल टू 14 है। तो कौन सा सही है बताइए, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए एक तो हमने एलिमिनेट कर लिया, बी तो नहीं होगा। अब जरा सी और डी पे आते हैं, तो सी और डी के लिए देखिए कांस्टेंट इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, नो लेस देन 400 कैलोरी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ए में कितना है 400 कैलोरी है, तो हमारे पास 1 kg है, तो कितना हो जाएगा 400 टाइम्स ए हो जाएगा। और दोस्तों बी में कितना प्रोटीन है 100 कैलोरी है, तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स बी। और ये मैक्सिमम कितना है दोस्तों 400, नो लेस देन, ध्यान दीजिएगा मतलब 400 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन करा है ना। सो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 400, ठीक है। तो ये आपका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा 4a प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन आएगा 4a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको जरा देखिए 4a प्लस बी ग्रेटर, तो सी नंबर हो जाएगा, तो ए और सी आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही हम कंस्टेंट इक्वेशन को बनाते हैं, जो डाटा हमें दिया रहता है ना उसके बेसिस पे कंस्टेंट इक्वेशन प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पे स्मॉल भी क्या है, आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी इन केजी ऑफ ए एंड फूड बी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 साल का बॉन्ड है, सेलिंग हो रहा है इतना पे, फेस वैल्यू दे रखा है, एनुअल कूपन अमाउंट दे रखा है, तो कूपन रेट क्या होगा, करंट यील्ड क्या होगा, वाईटीएम क्या होगा। तो दोस्तों ये आपके मैकमिलन बुक से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा चीज़ है, आपका कूपन अमाउंट है 800 और फेस वैल्यू है 10,000, तो 10,000 का 800 कितना परसेंटेज है, तो यहाँ 800 लिख दीजिए, यहाँ पे 10,000 लिख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 8 बार में हो जाएगा। तो करंट यील्ड जो मिलेगा, सॉरी कूपन रेट जो मिलेगा वो 8% मिलेगा ना, ठीक है। तो 9.9% गलत है। उसके बाद दोस्तों करंट यील्ड पूछ रहा है, तो करंट यील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो आपका मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, ये 9.5 होगा करंट यील्ड, ठीक है। और वाईटीएम देख लीजिए, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी का 2 and 3। तो करंट यील्ड 8.42 सही है आपका, और वाईटीएम आपका 9.12 होगा। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने लाइव सेशन में, ठीक है। तो करंट यील्ड आपका 8.42 होगा, और वाईटीएम जो होगा दोस्तों वो कितना होगा आपका 9 ये होगा। देखिए मैं आपको करंट यील्ड का फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम। करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस इंटू 100। तो एनुअल इनकम आपको कितना हो रहा है, जो आपका कूपन अमाउंट है उतना ही तो इनकम हो रहा है एनुअल, तो 800 लिख दीजिए। बॉन्ड का प्राइस कितना है दोस्तों, तो बॉन्ड का प्राइस सेलिंग जिस राइट पे 9,500 है,